Good morning students. We are going to start our exercise explanation of chapter first biology. First chapter, that is life process. We will start from here. The kidneys in human being are a part of system for आपके ह्यूमन बीइंग में किडनी का वर्क क्या होता है? ओके, एज वी नो excretion. Okay students, the xylem in plants are responsible for, okay, as we know xylem is responsible for transport of water. Okay, ये जल संवहन के लिए यानी पानी पहुंचाने का काम करता है डिफरेंट पार्ट्स को. द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सभी कंपलसरी होते हैं. ओके, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन. ओके, ये क्रेब्स साइकिल की बात पूछी जा रही है. क्रेब्स साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होती है? एनर्जी, हमें कौन सा ऑर्गन एनर्जी पावर हाउस किसको बोला जाता है? Okay, that is mitochondria, as you know. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria. Okay students, now our fifth question. Okay, in fifth question, how are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? Okay students, fat are present in the form of large globule in the small intestine. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट लार्ज ग्लोब्यूल के रूप में अवेलेबल हो जाते हैं डाइजेशन का एक दो स्टेप पार होने के बाद. द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस. ओके, कौन सा वहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए कौन से जूस होते हैं? दैट आर बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज. ओके, लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस. द बाइल साल्ट फ्रॉम लीवर ब्रेक्स डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू सिंपलर ग्लोब्यूल. ओके, बाइल जूस का काम क्या होता है? वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, सो दैट द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, अब जब ये छोटे पार्ट में टूट जाते हैं तो पैंक्रियाटिक जूस इस पर आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं. दिस इज रेफर्ड टू एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? फैट का एमल्सिफिकेशन बोलते हैं, यानी फैट के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना. इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? ओके, सलाइवा का क्या वर्क होता है? सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम सेलिवरी ग्लैंड लोकेटेड अंडर द टंग. हमारे टंग के नीचे सेलिवरी ग्लैंड होती हैं और वहाँ से सलाइवा सिक्रेशन होता है. इट मेक्स द फूड सॉफ्ट फॉर इजी स्वेलोइंग. ओके, इसका काम क्या होता है? फूड को सॉफ्ट बनाना ताकि इजीली हम उसको स्वेलो कर सकें, निकल सकें. इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सेलेवरी एमाइलेज. ओके, इसमें क्या पाया जाता है? सेलेवरी एमाइलेज. ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इसीलिए अगर हम ब्रेड को, रोटी को अगर हम थोड़ी देर तक च्यू करते हैं तो वो हमें मीठा लगने लगता है, क्योंकि रोटी में क्या पाया जाता है? स्टार्च होता है. स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होने से वो हमें मीठा लगने लगता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? Okay, आइए देखते हैं. Autotrophic nutrition takes place through the process of photosynthesis. As we know, autotrophic nutrition होने के लिए उसे किस प्रोसेस से गुजरना होता है? फोटोसिंथेसिस से. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए ये रॉ मटेरियल्स हैं, इनका होना बहुत ही कंपलसरी है. कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस
होता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट। ओके, 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, C6H12O6 plus 6O2. Okay students, now differentiate between aerobic and anaerobic respiration. Name some organism that use the anaerobic mode of respiration. आइए देखते हैं। aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen. okay, देखिए ये सिंपल सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड आउटसाइड द इन्वायरमेंट। अभी देखिए इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज इन्वायरमेंट से होते रहता है और इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एब्सेंट, इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यह कहाँ पर कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि यह कहाँ पर होता है, केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2O। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और H2O बनता है। इट प्रोड्यूसेस, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। ओके, इट यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में भारी मात्रा में एनर्जी क्रिएट होती है, बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ वेरी लो, बहुत कम मात्रा में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन द रूट ऑफ सम वाटरलॉगिंग प्लांट्स, सम पैरासिटिक वर्म्स, एनिमल मसल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। ओके, ये कहाँ होता है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, वाटरलॉगिंग प्लांट्स में, यानी जो जल में पाए जाने वाले जितने प्लांट्स होते हैं, पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं, और इसके साथ साथ एनिमल्स के मसल्स में भी होता है, और इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट, केवल इनमें ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई के थ्रू होता है। द एल्वियोलाई आर द स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एल्वियोलाई कैसा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन लंग्स। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, एल्वियोलाई के अंदर ब्लड का नेटवर्क, एक्सटेंसिव ब्लड नेटवर्क होता है, बहुत सघन आपकी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है। ईच लंग कंटेन 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई, यानी एक लंग का आपका लेफ्ट या राइट वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो 300 से लेकर 350 मिलियन एल्वियोलाई पाया जाता है, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन इन बोथ लंग्स, यानी अगर देखा जाए तो लगभग दोनों लंग में 700 मिलियन पाया जाता है। द एल्वियोलर सरफेस when spread out cover about 80 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, अगर हम दोनों अगर हम एल्वियोलर सरफेस को अगर हम ओपन करें तो वो 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है, इतनी अधिक इसकी एरिया होती है। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसियस एक्सचेंज मोर इफिशियंट। अब ये सरफेस एरिया अधिक होने से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इजीली हो पाता है। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ओके, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसका क्या असर पड़ेगा। हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। देयरफॉर डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन इफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ओके, हीमोग्लोबिन की कमी होने का मतलब हर एक सेल तक ऑक्सीजन की परमानेंट जो एक कंटेंट होती है उसकी कमी होती जाएगी। दिस कैन लीड टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड बॉडी सेल्स। इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। ओके, जिस कारण व्यक्ति में कौन सी डिजीज हो जाएगी, एनीमिया डिजीज क्रिएट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ
Question number 11, that is describe the double circulation in human being. Okay, why it is necessary? Okay, because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by blood. The heart has two different chambers to prevent the oxygen rich blood for mixing with the blood containing carbon dioxide. Okay, हार्ट में हमारे जो दो चैम्बर है, दो चैम्बर में इस तरीके से सिस्टम होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होने पाते हैं. द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. द राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs come to a thin walled upper chamber of the heart of the left, that is left atrium. Okay, blood कहाँ से आता है? लंग से. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो एक थिन वॉल चैम्बर होता है जिसे हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, उससे होते हुए आता है. ओके, द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड. ओके, जब ये ब्लड को कलेक्ट करता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स करता है. इट देन कंट्रैक्ट्स while the next chamber the left ventricle expand. और जैसे ही नेक्स्ट जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जैसे ही एक्सपेंड होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट. और इस तरीके से ब्लड क्या हो जाता है? वो ट्रांसफर्ड हो जाता है. When the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out to the body. और जब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब कंट्रैक्ट करता है तब क्या होता है? ब्लड पंप आउट होकर के कहाँ चला जाता है? बॉडी में चला जाता है, जैसा कि आप फिगर के थ्रू यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the on the right atrium. Okay, as it expands. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से बॉडी के अपर पार्ट से ओके अपर चैम्बर में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम बोलते हैं. एज इट एक्सपेंड, जब ये फैलता है तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के भर जाता है. एज द राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट, और जैसे ही राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करता है द करेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट, तो तुरंत ही जो राइट आपका वेंट्रिकल है वो डायलेट करता है. ओके, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और इस तरीके से ये ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, विच इन टर्न पंप टू द लंग फॉर द ऑक्सीजनेशन. और इस तरीके से वो ब्लड को पंप करके कहाँ भेज देता है? आपके लंग के पास ऑक्सीजनेशन होने के लिए. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दैट्स वाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ओके, दोनों तरीके से देखा जाए तो 2 बार आपके हार्ट में ब्लड आ रहा है, इस कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. ओके, व्हाई इट इज नेसेसरी? ओके, the separation of oxygenated and deoxygenated blood allows a more efficient supply of oxygen to the blood cells. Okay, this sufficient system of oxygen supply is very useful in warm blooded animals such as human being. ये human being के लिए बहुत ही efficient है क्योंकि ये warm blooded होते हैं. इनको अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. इसके लिए इनको अधिक से अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, अधिक से अधिक कैलोरीज बर्न होगा तभी एनर्जी क्रिएट होगी. ओके स्टूडेंट, एज वी नो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन अ हॉटर इन्वायरमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन अ कूलर इन्वायरमेंट. ओके, जब ठंडे इन्वायरमेंट में होते हैं तो उनकी बॉडी को फिर भी वार्म यानी गर्म रख करके खुद को बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. हेंस दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर रेस्पिरेशन. इस तरीके से लिए उनको रेस्पिरेशन के थ्रू अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन
डियर बॉडी टेम्परेचर। इस तरीके से अधिक कैलोरीज जब बर्न होगा, ऑक्सीजन अधिक से अधिक मिलेगा, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। ओके, दस द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इस तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये इनका जो ह्यूमन बीइंग का सिस्टम है वो बहुत ही इफिशिएंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiation between xylem and phloem. Xylem tissue help in the transport of water and minerals. ओके, इनका काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एज वी नो। ओके, फूड ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको 9th में पढ़ा भी है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट पार्ट। ओके, वाटर इसका ट्रांसपोर्ट ऊपर की ओर प्लांट के हर एक पार्ट में होता है, जबकि फूड ट्रांसपोर्टेशन ये हमेशा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑकर विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्सेस सच एज ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, फूड को हर एक पार्ट पर पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन। ओके, एल्वियोलाई आर टीनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। ओके, एल्वियोलाई कहाँ पाए जाते हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये पाए जाते हैं लंग्स में, जबकि नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। ओके, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई आर वन ऑफ द थिक एंड इट कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ओके, इनकी जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ही थिक होती हैं और इसके साथ साथ इसमें ब्लड कैपिलरीज का बहुत ही अधिक से अधिक नेटवर्क, इनका जाल पूरा बिछा हुआ होता है। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस। ओके, नेफ्रॉन्स में क्या पाई जाती हैं, ये ग्लोमेरुलस से बनी होती हैं, बोमेन कैप्सूल से। ओके, एंड आर लॉन्ग रीनल ट्यूब। ओके, ये लॉन्ग लंबी रीनल ट्यूब्स इसमें पाई जाती हैं, यानी देखा जाए तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। इट ऑल्सो कंटेन अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, और इसमें भी थिन वॉल्ड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बिटवीन the blood of capillaries that surrounded the alveoli and the gases present in the alveoli. Okay, इस तरीके से इनका वर्क क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होता है। एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ओके, इनका काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करना। द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी which branches into many capillaries in the glomerulus। ओके, यहाँ पर ब्लड किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू ये ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल। ओके, और जो वाटर और सोल्यूट, डिफरेंट सोल्यूट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में। द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, डिस्टल ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। उस तरीके से जो फिल्ट्रेट होते हैं, यानी फिल्टर होने के बाद जो मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, डिस्टल ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के कलेक्ट हो जाता है। ओके, द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन एंड पासेस इनटू द यूरिटर। ओके, अब जो आपकी द कलेक्टिंग डक्ट का वर्क क्या होता है, यूरिन को कलेक्ट करना। ओके, एंड पासेस टू द यूरिटर, और इस तरीके से वो यूरिटर को, आपके यूरिन को पास कर देता है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट सम सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर आर सेपरेटली रीअब्जॉर्ब्ड। और इस तरीके से जो फिल्ट्रेट्स होते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके, नेफ्रॉन्स का ये क्या है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट है।
ओके, इसका काम क्या है, फिल्टर करने का, और जबकि इसका काम क्या था एल्वियोलाई का, ये गैसियस एक्सचेंज करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans। ओके, डिफ्यूजन, आखिर आपने देखा होगा कि डिफ्यूजन के थ्रू डिफरेंट जो भी जैसे अर्थवॉर्म को देखा जाए तो डिफ्यूजन के थ्रू उनका काम चल जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? आखिर इनके पास डिफ्यूजन के थ्रू ये क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हैं? ओके, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स may not be in direct contact with surrounding environment। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं कि गैसियस एक्सचेंज से काम चल सके। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। इस तरीके से सिंपली देखा जाए तो नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू वर्क कंप्लीट होगा ही नहीं, और इस तरीके से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होकर सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के द्वारा पॉसिबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल कर पाना। ओके, नाउ व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज एलिव? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग ये एलिव है या डेड है? Any visible movement such as walking, breathing, growing is generally used to decide whether something is alive or not। Okay, very simple, चलना फिरना, ब्रीदिंग करना, ग्रोइंग करना, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये डिसाइड करता है कि वो एलिव है या नहीं। However, a living organism can also have movement which are visible, which are not visible to the naked eyes। Therefore, the presence of molecular movement inside the organism used to decide whether something is alive or not। Okay, जैसे प्लांट्स को आप देखें, प्लांट्स में मूवमेंट तो नहीं होता है, वो चलते फिरते तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एलिव क्यों है? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, जैसे वाटर हुआ, डिफरेंट जो भी आपके उनके लिए इम्पोर्टेंट जो साल्ट हुए, उनका इंटरनल मूवमेंट होता है। इस तरीके से उनको हम एलिव बोल सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? ओके, आइए देखते हैं। एन ऑर्गेनिज्म यूजेज आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड। सिंस लाइफ ऑफ द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड एंड ऑक्सीजन बेस्ड। ओके, मेनली देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो कार्बन और ऑक्सीजन रिलेटेड रॉ मटेरियल को ही वो मोस्टली यूज करता है। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्स बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेराइड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके, उसकी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट से के अकॉर्डिंग ही उसका रॉ मटेरियल डिफाइन होता है कि उसको रॉ मटेरियल की किसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ के लिए क्या क्या कौन कौन सी एसेंशियल प्रोसेसेस हैं? ओके, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, विच आर मोस्ट एसेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 101, what are the difference between autotrophic mode of nutrition and heterotrophic? It is very simple question students, you can do it easily। Food is synthesized for simple inorganic raw materials such as carbon dioxide and water। autotrophic जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में वो अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं। बट फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे लेते हैं? ये ऑटोट्रॉफ से ही लेते हैं। दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और ये इस फूड को वो किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से ब्रेक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। ऑटोट्रॉफिक प्लांट के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है, बट नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, हेटरोट्रॉफिक के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम। ये फूड को प्रिपेयर केवल डे टाइम में ही कर पाते हैं, बट फूड कैन बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम्स। ओके, हम खाना जब चाहें तब पका सकते हैं। ओके, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, कुछ ग्रीन बैक्टीरिया और इसके साथ साथ सभी ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड फंजाई विच हैव नो क्लोरोफिल। ओके,
जितने भी एनिमल्स होते हैं और फंजाई जिनमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो इस तरीके का न्यूट्रिशन उनमें होता है. वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, प्लांट्स कहाँ से पाते हैं अपने रॉ मटेरियल को. ओके, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करता है? स्टोमेटा से होते हुए ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, स्टोमेटा से ये प्लांट के अंदर एंटर करता है. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट के थ्रू ये एंटर करता है. ओके, जो सॉइल में वाटर अवेलेबल होता है. Okay, sunlight as an important component of manufacturing food, it is absorbed by the chlorophyll and other green part of the plants. Okay, sunlight ये कहाँ से होता है? ये एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा. जो भी प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? ओके, रोल ऑफ एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वी नो, हमारे स्टमक में ये होता है फूड डाइजेशन के लिए. अब आइए देखते हैं इसका काम क्या होता है. इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. इसका काम क्या होता है? फूड में जो जर्म्स होते हैं उन्हें किल करना. मेक्स द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन. ओके, इसके साथ साथ फूड को एसिडिक बनाना ताकि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन में बदल सके. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके स्टूडेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है? such as amylase, lipase, pepsin, trypsin help in the breakdown of complex food particles into simple ones. Okay, जो complex food particles होते हैं उनको तोड़कर सिंपल पार्ट्स में अवेलेबल कराना ये वर्क होता है एंजाइम का. These simple particles can be easily absorbed by the blood. अब ये जो सिंपल पार्टिकल्स होते हैं ये इजीली हमारे ब्लड के द्वारा ये एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं. thus ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. और इस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं डिफरेंट जो भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं सबको ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. ओके, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डिज़ाइन वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है नेचर के द्वारा ताकि वो इजीली फूड को डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके. द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. ओके, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक यानी उंगली की तरीके से संरचना होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं. दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन. ओके, इनका काम क्या होता है? फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करना. ओके, विद इन दीज विलाई मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. ओके, इनमें क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं. एंड एब्जॉर्ब द फूड डाइजेस्टेड फूड, ये क्या करती हैं? फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं. एंड इट इज़ टू द ब्लड स्ट्रीम. और इस तरीके से वो कैरी करके कहाँ ले जाती हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में यानी हमारे ब्लड में मिला देती हैं. फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और इस तरीके से जो एब्जॉर्ब फूड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हर एक सेल को पहुंचा दिया जाता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद regard to obtaining oxygen for respiration. Okay, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than the seen in terrestrial organisms. Okay, terrestrial organism की तुलना में क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम डिजॉल्व होती है इसलिए ब्रीदिंग रेट उनका जो भी पानी में पाए जाने वाले आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका अधिक होता है. देयरफॉर अनलाइक एक्वेटिक और एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशन फॉर बेटर गैसियस एक्सचेंज. अनलाइक एक्वेटिक एनिमल, इस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एडाप्टेड होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो भी टेरेस्ट्रियल पार्ट में ही सरवाइव करने के लिए और एलिजिबल हो पाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज
oxidized to provide energy in various organisms. Okay, glucose is first broken down into cell cytoplasm into 3 carbon molecule called pyruvate. Okay, pyruvate is further broken down into following ways to provide energy. सबसे पहले देखिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में, वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं पाइरूवेट में ये ब्रेक डाउन होता है, और इस तरीके से उसके बाद वो फर्दर उसका ब्रेकिंग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक होने के बाद ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में चेंज हो जाते हैं, और ऑक्सीजन फिर ये ब्रेक डाउन होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल में ईस्ट में ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक होते हैं, और ऑक्सीजन के लैक में ये हमारे मसल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल के रूप में ये चेंज होते हैं। और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकांड्रिया में जब ये होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी के रूप में ये ब्रेक हो जाते हैं। ओके, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? Hemoglobin transports oxygen molecule to all the body cells of cellular respiration. The hemoglobin pigment present in the blood gets attached to the oxygen molecule when that are obtained from breathing. Okay students, जैसे ही हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन जब डिफ्यूजन होकर के हमारे ब्लड में जाता है तो ये ऑक्सीजन किसके साथ, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ ये चिपक जाता है, और ये ट्रांसपोर्ट होकर के डिफरेंट सेल तक, हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है। ओके, ऑब्टेनिंग फ्रॉम ब्रीदिंग इट इज़ दस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गया तो इसको हम क्या, इसका नाम देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, इस तरीके से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय द हार्ट, और हार्ट उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स ब्लड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, अब वहाँ ऑक्सीजन को वो दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ब्लड क्या कर लेता है, अपने साथ ले लेता है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा कि आप जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का ये क्या होता है, एक एंड प्रोडक्ट होता है। नाउ द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज़ लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अब आपको ये बात पता है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ही कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। ओके, इसलिए वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ ये चिपक नहीं पाता है, केवल ये उसमें डिजॉल्व होकर के सर्कुलेट हो जाता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग एल्वियोलाई एंड देन टेक्स ऑक्सीजन इन रिटर्न, और इस तरीके से ये जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एल्वियोलाई को देता है और वहाँ से बदले में ऑक्सीजन को ले लेता है। ओके, हाउ आर द lungs designed in human being to maximize the area for exchange of gases? Okay, अब आइए देखते हैं कि जो हमारा लंग है उसका सरफेस एरिया किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज कर सके। ओके, द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड द alveoli and the gases present in the alveoli. Thus, alveoli are the site of gaseous exchange. The lungs get filled up with air during the process of inhalation as the ribs are lifted up and the diaphragm is flattened. Okay, हमारे अंदर ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है, डायफ्राम यहाँ पर रिब्स क्या हो जाती हैं, लिफ्ट अप हो जाती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, और डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, नीचे से वो दब जाता है, और इस तरीके से अंदर एयर आकर के क्या हो जाती है, भर जाती है हमारे लंग्स के अंदर। द एयर दैट रस्ट इनसाइड द लंग्स फिल्स द न्यूमरस एल्वियोलाई प्रेजेंट द लंग्स। अब लंग्स में जो आपकी लगभग 700 मिलियन
जो एल्वियोलाई हैं उनमें ये एयर जाकर भर जाती हैं। ईच लंग्स कंटेन 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दीज न्यूमरस एल्वियोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मेकिंग द प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन मोर इफिशियंट। अब ये एल्वियोलाई जिनकी संख्या 700 मिलियन के करीब है, ये सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और इस तरीके से इफिशियंटली गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ what are the components of transport system in human being? What are the functions of these components? Okay students, mainly the component of the transport system in human being are heart, blood and blood vessels. Okay, जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। हार्ट pumps the oxygenated blood through the body, it receives deoxygenated blood from the various parts of the body and send its impure blood to the lungs for the oxygenation. Okay, blood का काम क्या होता है? Blood is a fluid connective tissue. It helps in transport of oxygen, nutrient, carbon dioxide and nitrogenous waste. Blood का काम क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी वापस ले आकर ये देने का काम करता है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कैरी blood either away from the heart to various organs or from various organs back to the heart. इनका काम क्या होता है? डिफरेंट हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना और वहाँ से जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है उसको लेकर के आना, यही इनका काम होता है। Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammal and bird? Okay, हम लोगों में ऑक्सीजनेटेड, आखिर ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने की क्या जरूरत है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड एनिमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन अ हॉटर इन्वायरमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन कूलर इन्वायरमेंट. Okay, hence these animals require more oxygen for more cellular respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature. Okay, इस तरीके से जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, अगर अधिक गर्मी है तो बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने का भी हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ साथ अगर टेम्परेचर कम है तो बॉडी को गर्म करने के लिए इनको मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, thus it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood. और इस तरीके से दोनों को अलग रखना बहुत ही कंपलसरी है, so that their circulatory system is more efficient and can maintain their constant body temperature. Okay, और इस तरीके से इनकी बॉडी सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे अधिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है इनमें। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर 2 types of conducting tissue, that is xylem and phloem. As we know, xylem it conducts water and mineral obtained from soil via roots to the rest plant part. Okay, ये रूट से लेकर के, रूट से होते हुए इसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, ये इनका काम होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, इनका काम क्या होता है? फूड को डिफरेंट पार्ट से लेकर के हर एक जगह पहुंचाने का काम करना। ओके, फूड एंड अमीनो एसिड्स को। ओके, व्हाट आर द हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? आइए देखते हैं प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, ट्रैकीड एंड वेसल ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ continuous system of water conducting channel that reaches all part of the plant. Okay students, ट्रैकीड और वेसल्स जो होती हैं, जाइलम के जो कंपोनेंट हैं, ये लगातार वाटर को पहुंचाने में ये काम करते रहते हैं। ओके, ये इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसपिरेशन
क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर, जैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है एक प्रेशर क्रिएट होता है, सच एज द रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। और इस तरीके से जैसे ही एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, पानी प्रेशर के थ्रू रूट के अंदर चला जाता है। Then there is a steady movement of water from root xylem to all parts through the interconnected water conducting channel। और इस तरीके से वाटर डिफरेंट पार्ट्स को हमेशा उससे होते हुए इसका स्टडी लगातार एक मूवमेंट होते रहता है। ओके, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। Phloem transport food material from the leaves to the different parts of the plant body. The transportation of food in phloem is achieved by utilizing energy from ATP। Okay, ATP से जो एनर्जी मिलता है उसी के द्वारा ये फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। The transportation of food in phloem is achieved by utilizing this energy. As a result of this, the osmotic pressure in the tissue increase, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to the tissue which have less pressure. This is helpful in moving material according to the need of phloem. For example, the food material such as sucrose is transported into the phloem tissue by using ATP energy। Okay, sucrose जो होता है वो phloem के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज के अंदर, फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो एटीपी एनर्जी होती है उसके कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। ओके, नाउ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी एज वी नो। ओके, ईच किडनी possesses a large number of nephron, approximately 1 to 1.5 million। ओके, जैसा कि आपने एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा कि 700 मिलियन ये पाए जाते हैं कि गैसियस एक्सचेंज में काम करते हैं। ऐसे ही हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होती है वो 1 से 1.5 मिलियन पाई जाती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन आर ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब। ओके, इनकी जो मेन कंपोनेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। दैट आर ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और लॉन्ग रीनल ट्यूब्स होती हैं। ओके, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, आइए जानते हैं नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है। द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी। ओके, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड इसके अंदर आता है, विच ब्रांचेज इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस। ओके, इसके बाद ये डिफरेंट जो ब्रांचेज आपकी ग्लोमेरुलस में डिफरेंट जो कैपिलरीज हैं ये उससे हो करके ये जाता है, आपका ब्लड क्या हो जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल। ओके, वाटर और डिफरेंट जो सोल्यूट्स होते हैं वो नेफ्रॉन से बोमेन कैप्सूल में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ओके, इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब, अब देखिए प्रॉक्सिमल ट्यूब में क्या होता है। इन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल some substances such as amino acid, glucose and salt are selectively reabsorbed। ओके, इस तरीके से प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में जो आपके इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं ये सभी क्या कर लिए जाते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन द यूरिन। ओके, और जितने भी आपके वेस्टेड मटेरियल होते हैं वो सभी यूरिन में मिक्स कर दिए जाते हैं। द फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले। और इसके साथ साथ जो फिल्ट्रेट मटेरियल होता है वो कहाँ चले जाते हैं, लूप ऑफ हेनले में चला जाता है। वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, जहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से अब यह कहाँ मूवमेंट करके जाता है, ये जो फिल्ट्रेट्स होते हैं ये डिस्टल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं और फाइनली फिर उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर मिल जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स। ओके, कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है जो डिफरेंट आपके नेफ्रॉन्स हैं उनसे यूरिन को कलेक्ट करना। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी, इन ईच किडनी
एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, और उसके बाद अब ये कहाँ जाकर मिलते हैं, यूरेटर में मिलते हैं। ओके, फ्रॉम यूरेटर इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर, और वहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं ट्रांसपोर्ट करते हुए, यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, एंड व्हेन देन इनटू द यूरेथ्रा, और उसके बाद यूरेथ्रा में ये चले जाते हैं और वहाँ से ये एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ओके, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। ओके, कम्प्लीटली ये डिफरेंट होते हैं एनिमल की तुलना में। दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, अधिक जो उनके अंदर पानी आता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट many of these tissues consist of dead cells, okay, and they can even lose some parts of such as leaves, okay, कुछ तो ये leaves के रूप में उसे excrete कर जाती हैं excreted product को। many plant waste products are stored in cellular vacuoles, और बहुत अधिक से अधिक प्लांट्स में क्या होता है, जो आप देखते हैं कि सेलुलर वैक्यूल सबसे लार्ज वैक्यूल प्लांट में पाया जाता है, उसके अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। ओके, जब लीव्स में अधिक से अधिक ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जाकर के ये स्टोर्ड हो जाते हैं तो वो पत्तियां ऑटोमेटिकली सूख कर ये ड्राइड होकर गिर जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम, और जो अदर प्रोडक्ट है वो रेजिन और गम के रूप में भी प्लांट से एक्सक्रीट हो जाते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम्स। ओके, ये ऐसा किसके थ्रू होता है, ओल्ड जाइलम के थ्रू होता है। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू सॉइल अराउंड देम। ओके, इसके साथ साथ सॉइल के आसपास उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे भी एक्सक्रीशन हो जाता है। ओके, नाउ व्हाट आर हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। ओके, यूरिन का जो फॉर्मेशन है इसका रेगुलेशन कैसे होता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, अधिक यूरिन बनने के लिए आपकी बॉडी में अधिक से अधिक पानी होना चाहिए, इसके साथ साथ डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट अधिक क्रिएट होगा, तभी ऐसा होता है। सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज ADH, that is antidiuretic hormone, also regulate the amount of urine produced। ओके, ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में है इसका भी असर पड़ता है, और इसके साथ साथ एक हार्मोन है ADH जिसके द्वारा यूरिन प्रोडक्शन ये रेगुलेट होते रहता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।